बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत में गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ चुकी है। शरीफ फैमिली की मदद के लिए कतरी रहमदिल शहजादे की जानिब से संदेशा आ पहुंचा। पनामा की कहानी पाकिस्तान से दुबई, जेद्दा, लंदन से होते हुए कतर तक जा पहुंची। शरीफ फैमिली के पिछले 7 माह में 7 पैंतरे। किस पर यकीन किया जाए, किसको झुटलाया जाए? जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद को अखबारी तराशे करार दे दिया गया। सवाल मगर ये है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अखबारी खबरों पर दर्जनों सुमोटो एक्शन लिए हैं, तो फिर आखिर उनका जवाब क्या था? क्या अखबारी खबरों के हवाले से शरीफ फैमिली के टीवी चैनल्स को दिए गए एतराफी इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में काबिल कबूल होंगे? पीटीआई मजीद शवाहिद को लाने के लिए किन ऑप्शंस को ज़ेरे गौर ला सकती है और आज की समाअत केस का रुख किस जानिब मोड़ सकती है? इस कतरी शहजादे का माजी क्या है? इस हवाले से भी सनसनीखेज इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की नवाज़शात सिर्फ शरीफ फैमिली तक महदूद नहीं थी, बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ समेत दर्जनों ऐसे सियासतदान थे जो इससे मुस्तफीद हुए। सऊदी अरब से कौन कौन सी शख्सियात ने सोने के जेवरात, हीरे जवाहरात, नेकलेस, कीमती घड़ियां और बालियां वगैरह सब कुछ लिया? इस तोशा खाना का पेंडोरा बॉक्स भी आपके सामने आज हम खोलेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले आज की समाअत के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आमिर साहब, अखबारी तराशों के ऊपर आके मेरी नजर रुक गई है। तो जो इतने सोमोटो एक्शन लिए क्लासेस साहब भी, फिर इसका मतलब है इतनी बेपनाह खबरें देते रहे क्लासेस साहब, उसको भी फिर ट्रैश कहेंगे? मैं इसी से शुरू कर लेते हैं। आपने बड़ा, मैं इसलिए चाह रही थी आप शुरू कर लें। ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था आपके सवाल के लिए। अनयूजुअल क्वेश्चन है। मैं आपको एक ईमानदारी से, बड़े एहतराम के साथ हम अदब करते हैं अदालतों का, जजेस का भी। मैं थोड़ा सा ना हर्ट हुआ हूँ ये सुन के। एज ए रिपोर्टर मैं बात कर रहा हूँ। हर्ट इन ए सेंस कि मुझे 5 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया कि रऊफ साहब, आपने फ़लाँ एक अखबार में आपने स्कैंडल फाइल किया, स्टोरी फाइल की है, तो ज़रा तशरीफ़ ले आएँ, इसको साबित करें कि स्टोरी आपकी ठीक है या गलत है। 5 दफ़ा, मतलब मल्टी बिलियन डॉलर स्कैंडल था जो LNG का सबसे बड़ा। और मेरे अगेंस्ट से मैं नाम अगर आपको गिनवाना बैठ जाऊँ ना, उनका जो वकील जो हायर किए थे उन्होंने ये LPG की जो इंटरनेशनल कंपनी थी, उसमें आप नाम सुनते जाएँ। याद हफीज़ुद्दीन पीरज़ादा साहब थे से, मौजूदा जो अली ज़फ़र साहब हैं ये थे, अनवर मंसूर साहब थे, बाद में इन्होंने ज्वाइन किया। एक वहाँ पे उस वक्त इनके सुप्रीम कोर्ट बार के थे, मतलब बिग गन्स 8-10 लोग थे और मैं बेचारा रिपोर्टर एक साइड पे। पूरा 1 महीना प्रोसीडिंग चली सर। और जो भी वकील आता था उसके बाद पहले ठुकाई मेरी करता था, उसके बाद आर्गूमेंट देता था। देखें जी रिपोर्टर ने क्या कर दिया। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। मैंने 5 स्कैंडल्स मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया। इफ्तिखार चौधरी साहब थे और अल्लाह ने पाँचों में मुझे सुरखरू किया। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, अगर वो सारी चीज़ें इस काबिल नहीं थी कि उन पे कोई कार्रवाई हो सकती है, सीरियस ना लिया जाता, तो मुझे 5 दफ़ा वहाँ नहीं बुलाया जाना चाहिए था। और उससे बड़ा ट्रैश तो फिर मेरा ख्याल है जो हम TV शोज़ कर रहे हैं, फिर बड़ा ट्रैश तो ये बन जाता है कि ये तो एक ऑन एयर। अभी अखबार का टुकड़ा जो है, इसको कहीं ना कहीं सेव रखा जा सकता है। इसको सेव रखने के लिए खासी आपको लेबर चाहिए। ठीक है, आप उसमें ज़रूर करें, आपके सामने एविडेंसेस आने चाहिए। अगर मैंने खबर फाइल की है मुझे बुला लें, अगर किसी और रिपोर्टर ने फाइल किया उसी को बुला लें। ऐसे मैं कल सुन रहा था किताब पे कि जो उसकी असद खरल की किताब के हवाले से बड़ा मजाक हो रहा था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जब ये केस चल रहा था इनका ISI वर्सेस असगर खां केस, जिसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम था, उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद उसमें उन्होंने किताबें 3-4 जो थी जिनमें जिक्र था, जिनमें प्रेफरेंस था, उन्होंने वकीलों को दी हुई है कि इसको पढ़ें ज़रा, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं कल वो भी ले आऊँगा बुक साहब के सामने। सो अदालत में प्रेसिडेंट मौजूद हैं, अखबार की खबरों पे नोटिस भी हुए हैं, अखबार की खबरों को सीरियस भी लिया गया है, मेरे जैसे रिपोर्टर्स को बुलाया भी गया है, सुओ मोटो भी होते रहे, मैं अकेला नहीं था जी, और भी एक्शन होते रहे हैं भाई। ये मल्टी बिलियन डॉलर LNG की डील थी जो मैंने स्कैंडल ब्रेक किया था 2010 में। 1 महीना प्रोसीडिंग चली थी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको स्क्रैप किया। भी मैंने अगर अपने घर के ड्राइंग रूम में कोई चीज़ लगाई हुई है ना, कोई फ़ख्र मैं कर सकता हूँ अपने पिछले 20-25 साल के कैरियर का। सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट है जो LNG केस में स्कैंडल में थी, वो मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाई हुई है। सो ये मत प्लीज़, उसमें ये डिस्करेज होगा रिपोर्टर इससे जर्नलिज्म को धचका लगेगा। आप ये कहेंगे कि ये ट्रैश ये छप रहा है, इसमें कुछ सदाकत नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में एक तरह का हमारे जैसे जर्नलिस्टों को एक ब्लो लगा है कि ये तो शायद हम हेयर से पे बात करते हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। हाँ, मैंने अगर कोई चीज़ की है या कोई रिपोर्टर, उसको बुलाएं, आप हमसे सबूत मांगे, हमें कहें जी क्लास साहब आपने बात की है, ये ज़रा सुने अपने आप को,
या आप अपना कागज दें या बात करें, जैसे आज पेमरा में बुला लेते हैं, फिर तो पेमरा को बंद कर देना चाहिए। सारा जो ड्रामा करते हैं बुलाने का, ये तो सारी चीजें ट्रैश हैं फिर। सही सही। और बुलाने का मकसद भी क्या है? नहीं है ना, खत्म होगी बात। क्लास साहब दिल छोटा ना करें, ये मैं जज्बात आपके समझता हूँ। आप और हम अखबार नवीस रिपोर्टर है, अखबार नवीसी की है ना, तो खबरें लिखी हुई, इसकी तकलीफ होती है। मगर ये जो जुमला जो आज अदालत में कहा गया कि ये अखबार के तराशों में पकौड़े रख के बिकते हैं, ये मौलाना चिराग हसन असद से मंसूब है कि जनाब वो बोला, किसी ने कहा मौलाना आप इतने कॉलमों को सीरियस ना लिया करें, अगले दिन लोग इसमें पकौड़े खाते हैं। तो वो, मगर मेरा ख्याल है अदालत क्या कहना चाह रही थी, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये था कि ऑफ कोर्स जिस तरह आप कह रहे हैं 1990 की दहाई में जो सारी गवर्नमेंटें आती जाती रही, बेबी मोहतरमा की भी और नवाज शरीफ साहब की भी, वो अखबार के तराशों के ऊपर 1996 सारी गवर्नमेंट उस सारे 58(2) भी जब भी एक्सरसाइज किया गया तो अखबारों की खबरों को ही बेसिस बना के किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी जो 93 की गवर्नमेंट थी, मशहूर केस जो है नवाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन, वो सारी की सारी जो है वो अखबार के आपकी और हमारी खबरों के ऊपर बेस था। तो वो ये नहीं है कि अखबारों की वैल्यू नहीं है। मेरा वो कहना ये चाह रहे थे जज साहबान कि थोड़ी सी पीटीआई की बड़ी गलती है। गलती ये की है कि क्या उसे बंगापन मैं कहूँगा कि 686 का ना वो पूरा एक पंडाल, एक गठड़ी बना के ना सबूतों की रख दी। और वो एक गलती इसलिए है कि इन पे जजों ने बड़ा एहसान किया हुआ पीटीआई पे और हमारे पे भी, कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये पूरे जो है 30 साल का 200 बंदों का एहतसाब नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब कर रहे हैं, और वो भी फ्लैट्स के हवाले से। इनको चाहिए था वो तराशे या वो सबूत देते जो इस केस के इर्द गिर्द था। ये तो अपने मुखालफों की हेल्प कर रहे हैं कि फैलाव करके। तो सारे लेकिन आपका ख्याल तो अपनी जगह मुकद्दम है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप अदालत ये कहना चाह रही थी, तो ऐसा अच्छा ना होता कि खुलकर ये बात की जाती? ये तो एक्चुअली जो नून लीग के वकला हैं वो चाह रहे हैं, असद साहब का आज वो आ रहा था, वो जो असद इसमें एडवोकेट है कोई, जिसको तारिक असद साहब की जी फैला दिया जाए और बड़ा कर दिया जाए ताकि लंबा हो सके। तो जज साहबान का है कि नाम मुख्तर रखे। सो इनका पहले भी प्रॉब्लम रही है प्रोसिक्यूशन की पीटीआई की। अब अगेन वो जब 600 सफ़े 700 पकड़ाएंगे तो वो उनके लिए उसमें से निकालना कि कौन से रेलिवेंट है, इनको सिर्फ रेलिवेंट टू द केस फोकस्ड रखे तो है। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं। आप किसके आप अगेंस्ट है? आपने कहा जी रेलिवेंट रख लें, रेलिवेंट बात तो खत्म हो गई थी। जैसे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी थी, जिसके बाद आज नया पेंडोरा बॉक्स आज अरेबियन नाइट्स आज उन्होंने वहां पे पढ़ के सुनाई है। सही। जो आज वहाँ अलिफ लैला की कहानियां सुनाई गई हैं, हम बचपन में पढ़ते थे उसकी अलिफ लैला की कहानियां, या अरेबियन नाइट्स 1 नाइट एंड 1000 नाइट्स वाली स्टोरीज हैं। खोसा साहब ने पिछली दफा एक बात कह दी थी कि जनाब कि ये 2 चीजें बता दें कि पैसा आया कहाँ से है, आपने भेजा कहाँ से है। आज उन्होंने दोनों मसले खत्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि पैसा तो पाकिस्तान से तो गया नहीं है, वो तो दुकान ही बंद हो गई, बात ही खत्म। उन्होंने कहा है कि जनाब पैसा वहां से आपने कैसे जनरेट किया। सो अदालत को इन चीज़ों का पता है। अदालत में जो लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा तजर्बा है, अगेन उनको सब चीज़ों का पता है। अगर इसके बावजूद भी जो आज रामलीला सुनाई गई है, मतलब मैं तो अब हमें तो छोड़ दें, कुछ थोड़ी सी चीज़ों की फॉर्मेशन भी करें। आप हल्का सा बंदा होमवर्क कर लेता है कि जो बयानात आपने माजी में दिए हुए हैं, मसलन नवाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली की मैं तकरीर देख रहा हूँ, उसमें कहीं पे जिक्र नहीं है इसका कतर का सर, कहीं पे भूल जो कौमी असम्बली में की थी उन्होंने, जो टीवी पे उन्होंने तकरीर की थी उस पर कहीं का जिक्र नहीं। हुसैन नवाज ने जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 600 दफ़ा कहा है कि 600 टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, वहाँ पे कहीं का तल्लुक नहीं है। ऑल ऑफ सडन आज उन्होंने ये कैब में से कबूतर निकाल दिया कि ये लें जी, ये पटारी में से सांप निकला है आमिर साहब। और सांप निकालने वाले हमारे वो कहते हैं ना कि शेख साहब हैं। ये मेरा ख्याल है अहमद बिन जासिम साहब पे जाते हैं। मगर मुझे आज जो मैं समझता हूँ जो आज हुकूमत नून लीग की स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने जो वकील अपना अलहदा किया, जो हम उस पर कर रहे थे कि कल के क्यों किया, तो आज उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जनाब बच्चों के जो वकील हैं वो शेख अकरम साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर के सलमान बट साहब हैं। बेसिकली उसके पीछे स्ट्रेटजी जो नज़र आ रही है वो ये कि कल को ये अगर फंस जाएं, बच्चों की असासे ना साबित हो जाएं, तो इसको इंसुलेट अलहदा किया है प्राइम मिनिस्टर का कि उन पे ना आए, ताकि वो कह सके कि प्राइम मिनिस्टर का तो कोई दखल ही नहीं है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि ऑलरेडी जो है ना प्राइम मिनिस्टर आज फंस गए हैं। मेरा ख्याल हमारे प्रोड्यूसर शायद दिखाएंगे वो जो तजाद आया है कि पहले जो बताया गया था आज तक ऑलरेडी 62-63 का, बाद में तो पता नहीं इस केस का क्या निकलता है। मगर मेरे नज़दीक एक वायलेशन 62-63 की तो हो गई
कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट के अंदर जो कहा था वो उन्होंने आज खुद ही कह दिया कि जनाब ये गलत है। मुतज़ाद प्राइम मिनिस्टर में मेरा ख्याल वो शायद दिखा रहे हैं आप नहीं आमिर साहब ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रेक फिर पर हम वो दिखाएंगे, clips मगर बिल्कुल उसमें share वो करेंगे। दिखाएंगे कि जद्दा का कहा गया था कि जनाब जद्दा में फैक्ट्री बेच के तो ये ली गई थी। तो आज उन्होंने ऑफिशियली जो प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों का जो स्टांस आया उन्होंने कहा नहीं जी ये कतर का ताने बाने कतर में जोड़ दिए। तो ये पहली वायलेशन तो ऑलरेडी एक हो गई है कि यही काफी मेरा ख्याल साहब को वैसे बता दूं कि हमारे मुल्तानी वज़ीर आज़म साहब को जो सज़ा दी गई थी वो 62, 63 को ही सामने रख के दी गई थी कि अब आप जो अमीन सादिक नहीं रहे इन द सेंस कि आपने तौहीन अदालत की है, उन पे भी ये इल्ज़ाम चार्जेस लगे थे। सो ये बड़ा एक सीरियस चार्ज है। और जो उस वक्त बगलें बचाई जा रही थी कि गिलानी साहब की छुट्टी हो गई और ये भी मेमो गेट में पहुंच गए थे। अब मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली को हीट महसूस हुई होगी कि कोर्ट में एक एज ए उस एप्लीकेंट के तौर पर जरदारी साहब के खिलाफ जाना, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जाना, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जाना, हुसैन हकानी के खिलाफ जाना, मेमो गेट कमीशन बनवा लेना, काले कोट पहन के वकील बन के, वो और चीज होती है एज एन अक्यूज वहां पे पेश होना और यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से ऐसी बातें करना कि ये पेज अगले से नहीं मिलता, अगला पेज दूसरे से नहीं मिलता, तीसरा वो चौथे से नहीं मिलता, उसके बाद बैठ के आप इनको क्लियर करते रहे। ये तो एक तरह का मजाक बन गया है। सही कह रहे हैं क्लास साहब, एक तरह का बिल्कुल मजाक बन गया। जिस तरह से आपने कौमी असम्बली की तकरीर का हवाला दिया है वज़ीर आज़म के हवाले से, और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत में शवाहिद को अखबारी तराशे का है, तो यकीनन ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ये आपको बताएंगे कि जो वज़ीर आज़म या शरीफ फैमिली के अहले खाना की जानिब से इंटरव्यूज दिए गए थे वो भी तो अखबारी खबरों के ऊपर थे, वो भी एतराफ़ी इंटरव्यूज थे, उनका हवाला भी आपको देंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कतरी शहजादे की जानिब से जो मोहब्बत भरा संदेशा आया है उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज की हियरिंग में एक जो ट्विस्ट था वो कतरी शहजादे का खत था। इस खत के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन इस शहजादे का माजी क्या है पहले वो आप हमारे साथ शेयर करें। ये एक आज उन्होंने हमद बिन जासिम बिन जब्बार असानी एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपने ऐसे जिस तरह नाम लिया मोहम्मद बिन कासिम की याद दिला दी। उस तरह की नाम है, मगर ये मोहम्मद कासिम से भी बड़ी उनकी जो है ना मित है। हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत की है और बड़ा उनका एक्सक्लूसिव जो है उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन निकाली है, जिससे कि ये इतने जवाब नहीं इसके जरिए आते बल्कि नए सवाल खुल गए हैं। और शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि वो सिर्फ अपने कोर्ट के हवाले से, केस के हवाले से नून लीग के वकला देख रहे हैं, मगर इनसे और बेताशा जो है ना स्केलेटन जो है ना वो बाहर आ गए हैं। चंद मैं बयान करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर अब तकरीबन कुछ 30 साल हो गए हैं सियासत में और तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं और 5-6 दफ़ा पंजाब के अंदर हुकूमतें कर चुके हैं। 25-30 साल से इस मुल्क का जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी जो इसकी के सबसे ज़्यादा टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उनका जो मेन फाइनेंशियर या मेन ख़ानदान का हिस्सा जो उनका वो रहा है, जो उन्होंने खुद बताया है, उसका आज तक कभी किसी ने जिक्र नहीं सुना था। ये इन इट सेल्फ एक मेरे लिए बहुत बड़ा धचका है। छोड़ दे इस तफ्तीश को, छोड़ दे इस मुकदमे को कि 30 साल से एक आदमी जो कि इतना उन्होंने बताया कि ख़ानदानी रवाबत थे कि उसके ज़रिए सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, सब कुछ खरीदा जाता था, आज तक उसका जिक्र क्यों नहीं आया? ताकि जब भी कतर से हमारे इस दौरान में पिछली दफ़ा भी सैफुर रहमान के ज़माने रेड को बड़ी तो डील्स होती रही, अभी भी ये LNG LPG पता नहीं कहाँ कहाँ कतर का नाम आता रहा। हमने इस प्रिज्म से देखा ही नहीं कि यार ये तो इनके ख़ानदानी बचपन के रिश्तेदार थे। ऐसे ही पता चल रहा है जो रवाबत बताए जा रहे हैं। तो पहले तो ये कि डिस्क्लोजर अब क्यों आया है जो है। दूसरा ये कि ये कोई छोटे आदमी नहीं रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, शाही ख़ानदान के कतर के मेंबर हैं। और इनके मुतालिक जो कतर के अमीर ने एक दफ़ा ये कुछ अर्सा पहले जो लंदन इंडिपेंडेंट में कोर्ट हुआ हुआ, उन्होंने कहा था कि जनाब कहने को बादशाह तो मैं हूँ कतर का, मगर कतर के मालिक जो है ना ओन जायदाद के हवाले से ये करते हैं। और लंदन में भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये 200
100 बिलियन डॉलर से लेके 200 बिलियन डॉलर का फंड रन करते रहे हैं कतर के लिए। सो ये जो हम स्टेक्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह की इनको चाहिए शहादतें, वो तो पीनट्स हैं जिस गेम में ये खेलते रहे हैं कि लंदन में फॉर एग्जांपल इनके जो है ये सेल्सबरी, बार्कले, शेल, स्टॉक एक्सचेंज जो लंदन का है, सब के अंदर इनके शेयर हैं। हैरिट्स जो है उसके ये जहाँ पे मियां साहब की तस्वीरें थी वो शॉपिंग करते हुए, शार्ट ऑफ ग्लास, और अब वो पता चलता है कि वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपनी दुकान से ही कर रहे थे। पार्क लेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और पता नहीं क्या क्या जो है ना इसके अंदर वो है। और बाय द वे वन हाइट पार्क जो कि मियां साहब का भी उससे भी ताने बाने आ गए हैं, 48 मिलियन पाउंड्स की वो प्रॉपर्टी है जो जिसकी अभी बात नहीं हो रही, उसके अंदर भी इनके लग्जरी फ्लैट्स हैं, तो वो भी ताने बाने, मगर 6-7 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं ये, बिल्कुल। मतलब और ये कैरेक्टर इतने हैं कि ये बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल दुनिया की सियासत के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल जो है रेबल्स जो सऊदी जो सारी कतर की जो लड़ाई रहती थी कि वो बागियों की जो बशर अल असद के खिलाफ वो कर रहे थे, उसमें भी ये सपोर्टर थे। यमन की इसके अंदर भी ये सपोर्टर हैं, और बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल दुनिया की सियासत के पहलू हैं, उसकी तरफ बाद में आएंगे। मगर बात ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब उनका एक खत पेश कर दिया गया। अब वो क्वेश्चन है कि उसके साथ के वो भी उसने खत में भी इस तरह है कि मैंने कहीं सुना था कि आपको प्रॉब्लम है, वो बड़ा एक क्लियरेंस नहीं है वहाँ पे कि मुझे ये बताया गया था कि आपको प्रॉब्लम है तो मैं खत भेज रहा हूँ। ये वो अजीब सा ही है कि वो पुराने जमाने में नहीं कहते थोड़ी आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि थोड़े को ज्यादा जानना और जो है ना खत को तार समझना, उस तरह की बात है। तो उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा भी जो थोड़ी सी वकालत भी जानता है वो कह रहा है कि जनाब इसके साथ दस्तावेजात भी देनी थी कि मनी ट्रेल आनी चाहिए थी कि ये जो आपके क्लेम के मुताबिक आपके खानदान, तो हमें वो भी भेज दें वो अकाउंट नंबर जिससे कि इन्होंने आपके पास इन्वेस्टमेंट की और आपने आगे की, और वो है वो दस्तावेजात मनी ट्रेल कहीं नहीं है। दूसरा, अदालत ने जो पूछ लिया उनसे कि जनाब अगर जरूरत पड़ेगी जरा करने की, इतना बड़ा अगर इस कागज के ऊपर सारा फैसला होना है तो उन पे जरा करने की जरूरत होगी। और आज मैं वकला से सलमान अकरम राजा, एतजाज सबको सुन रहा था टीवी पे, और वो कह रहे हैं कि जनाब उनके यहाँ आए बगैर और उस तरह के वो दिए के बगैर इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये है कि इसके अंदर जो इनका जो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है कि ये मेरा ख्याल हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे कि ये खुद जो केस है ये पहले तो ये है कि ये पनामा स्कैंडल का खुद हिस्सा है। इनके ऊपर भी कतरी फैमिली जिन्होंने दिया आज, ये सारे पनामा की, कतरी फैमिली नहीं, ये खुद पनामा के अंदर एक कंपनी के अंदर 25% शेयर के ये मालिक हैं और इनका खुद नाम है। फिर तो कहानी खत्म हो गई आमिर साहब, कहानी खत्म हो गई ना। जो पनामा की यहाँ बड़ी एक देहाती मिसाल है, मैं दे नहीं सकता कि किसका गवाह कौन, समझ जाए बस क्या हो सकता है इस तरह ही रहे, किसका गवाह कौन, वही वाला है कि ये खुद पनामा के अंदर मुलजिम है। इनके भी इल्जाम है कि ऑफशोर कंपनी है जिसके के वो समझ नहीं आ रही वो किधर से है, सो इनका अपना नाम है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बुनियादी जो केस बनता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। इन पे खुद मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला है। मतलब है, रुक जाएं, आप ये कह रहे हैं आम आदमी को समझाने के लिए कि जिन्होंने मियां साहब के आज हक में उन्होंने गवाही दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग, वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग पे अमेरिका में ये कोई सादिक अमीन नहीं रहे, ये हमारे रिसर्च टीम ने सारी आज रिसर्च की है, ये वो भी नहीं कह रहे, ये विकीपीडिया पे पड़ा हुआ है, ये कोई वो नहीं है। विकीपीडिया पे उनका जो तारुफ है उसके अंदर एक वाकया का इनके हवाले से मंसूबा रेफरेंसेस के साथ अमेरिका में और बरतानिया में खबरें छपती रही हैं इसके बारे में कि बरतानिया में एक प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी थी कोई गालबन 68 मिलियन पाउंड्स की, उसमें से 7 मिलियन पाउंड्स इन्होंने किकबैक्स लिए थे और न्यू जर्सी में वो किसी अकाउंट में गया था, वहाँ मुकदमा चला, इन्होंने $6 मिलियन दे के अपनी जान छुड़ाई। वो केस अभी भी फारिग नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग है। सो ये इनको अगर पार्टनर बनाने का जो इल्ज़ामात हैं कि किकबैक्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उन पे ऑलरेडी ऐसे इल्ज़ाम हैं, वो ऑलरेडी, तो लिहाजा वो सादिक और अमीन वो शहादत नहीं है, वो जो साहब जिनका ये जिक्र आ रहा है कि ये वाला है। दूसरा इनका जो है कि बाकी चीज़ें बेताशा हैं, मगर बुनियादी बात जो जिस पे मैं क्लास साहब आपके चाह रहा हूँ क्योंकि इस पे आप बड़ी स्टोरियाँ करते रहे हैं, वो ये है
कि इसमें सैफुर रहमान साहब दोबारा जिंदा हो जाते हैं, उनका किरदार, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वो रेडको का, कतर का, उनका सबको पता है कि वो कतर का उनका बैकग्राउंड है और वो हमेशा बताते हैं कि वो कतर के शाही ख़ानदान में हैं। इनके जो पार्टनर, इनके जो राइट हैंड बताए गए हैं, ये अपने हमद बिन जासिम साहब के इंडिपेंडेंट अखबार में ये लिखा गया है कि इनके राइट हैंड मैन अहमद मोहम्मद अल सईद ये कतर होल्डिंग के चीफ एग्जीक्टिव हैं और सैफुर रहमान साहब कतर होल्डिंग के बिहाफ पे पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी वो अर्जियां डालते रहे हैं, चीन के हवाले से भी डालते रहे हैं। तो क्वेश्चन सारा आ जाता है, मेरा सवाल ये है, आपसे सवाल है कहा साहब कि आया इनको मियां नवाज शरीफ साहब ने शाही खानदान से उनके बकौल के उनके वालिद साहब के जमाने से ताल्लुकात इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, या जो है सैफुर रहमान साहब ने ये देख के कि मुश्किल में दोस्त पुराने फंसे हुए हैं तो इनको इस वक्त गवाहियों की ज़रूरत है और शहादतों की ज़रूरत है, कि उन्होंने डिलीवर किया है कि जनाब मेरे पास एक शहजादा है जो कि आपके तमाम जो आपको कागजात की मनी ट्रेल चाहिए, पैसे का बैंक अकाउंट चाहिए और सब कुछ चाहिए तो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। ये मेरा आपसे सवाल है। बाकी आप सैफुर रहमान से लिंक वगैरह आपकी इमेजिनेशन मुझसे ज़्यादा है और आप खुद एक्सप्लेन कर लें। हम इमेजिनेशन पे नहीं जाते, हम फैक्ट्स पे जाते होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक मुझे कॉलम याद आ रहा है, एक ये लिखवाया गया था या लिखा गया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था। 12 अक्टूबर 1999 की बात की कहानी सुना रहा हूँ। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने यह फरमाया था, जो अखबार के जिस कॉलम निगार ने लिखा था, उन्होंने क्लासेस आप ब्रेक जी चलो ब्रेक के बाद आगे पूरी कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल तफसील से ब्रेक से जब हम वापस आएंगे कहानी तो सुनाएंगे, लेकिन जिस तरह से आमिर साहब ने जिक्र किया और जिस तरह से आज की हियरिंग के बाद ये चीजें सामने आई कि तमाम कार्ड्स शरीफ फैमिली के जानिब से खेले गए, मगर आज जो कार्ड सामने आया कतरी शहजादे के खत की सूरत में, उसका जिक्र पहले कहीं नहीं था। 7 महीने गुजर गए, मुख्तलिफ पैंतरे अपनाए गए। अब समझ से ये चीज बालातर है कि किस पे यकीन किया जाए और किसको झुटलाया जाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी उस गवाही की जो कि कतरी शहजादे की जानिब से दी गई। क्लासेस साहब, सारी उम्मीदें इसका मतलब दम तोड़ गई, जो पेंडोरा बॉक्स आमिर साहब ने खोल दिया उसके बाद तो गवाही किसी काम नहीं आएगी। अभी मैं एक उस पे ट्विटर पे एक अंग्रेज नाम के वो हैं जिनका हैंडल है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। बाज़ दफ़ा लोग क्या खूबसूरत बात कहते हैं, कमेंट कहते हैं, वो कहते हैं दरिया को कुएं में उन्होंने अंग्रेज साहब ने बंद कर दिया है। वो कहते हैं 1 अरब को छुपाने के लिए 100 अरबी लाने पड़ते हैं। मतलब बात तो खत्म हो गई, हमारा पूरा शो एक तरफ और ये एक कमेंट एक लाइन एक तरफ। 1 अरब को छुपाने के लिए 100 अरबी लाने पड़ते हैं। मैं थोड़ा कहानी वहां से शुरू करता हूँ कि शरीफ से मुझे याद आया। एक दफा मैं अरशद शरीफ साहब जो हैं, हम गए थे वहां पे अडियाला जेल में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिलने गए, जेल में थे उन दिनों। तो हमने कहा जाएं कोई जरा थोड़ा सा जैसे होता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1999 के बाद की बात है, जब गिरफ्तार हुए थे जनाब मुशर्रफ दौर में। अरशद शरीफ की पहली दफा मुलाकात हो रही थी यूसुफ रज़ा गिलानी से। मैंने तारुफ कराया, मैं कि गिलानी साहब ये अरशद शरीफ हैं। उनको पता है बेसाख्ता मुंह से क्या निकला, अरशद शरीफ से पूछिएगा किसी वक्त। उन्होंने अरशद शरीफ को ऐसे गौर से देखा, देख के कहते हैं आजकल कोई शरीफ रहा तो नहीं है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो जो कहानियां अब सामने खुल के आ रही हैं, तो मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी का वो बात याद आ रही है कि आप कोई शरीफ रहा तो नहीं है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अरबी अब उस वक्त कतरी वो शेख साहब फरमाते हैं कि नहीं जनाब ये सारी चीजें ठीक हैं तो मान लेते हैं जनाब, अब मानने में क्या अर्ज है। मैं थोड़ा सा जाता हूँ इनकी तरफ, ये जो इन्होंने बताया अभी आमिर साहब ने सैफुर रहमान की बात की। उस कॉलम में शहबाज शरीफ साहब का कोट है, उन्होंने कहा जनाब कि हमारा 12 अक्टूबर कराने में, हमें डिजास्टर करने में सबसे बड़ा हाथ सैफुर रहमान का। इसने हमें मरवाया, इसने हमें गलत मशवरे दिए, इसने बेनजीर भुट्टो पे केसेस किए, इसने जरदारी को जेल किया, इसने अपोजिशन को जलील करके रख दिया था और हालात यहां तक पहुंचे हमारी हुकूमत टूटी है। अगर हमें कभी दोबारा मिला तो हम सैफुर रहमान का हम साया नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बकायदा कॉलम है, कोर्ट है, मैं किसी को निकाल के ले आऊंगा। अगर शहबाज शरीफ साहब अपने वर्ड्स हैं उनके, बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब मुझे उसको डिनाई करने जाते हैं तो वो करें। मोहम्मद मालिक साहब हमारे इतने बड़े गुरु आजकल उन्हीं के साथ है, मीडिया उनका हैंडल कर रहे हैं, तो मालिक साहब हमें ये डिनाई कर सकते हैं कि बात उन्होंने नहीं की। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ कई अरसे तक ये गायब हो गए थे सैफुर रहमान साहब, हमें नहीं पता था कहां पे गए। 5 वक्त के नमाजी बन गए, रोजे रख रहे हैं, हाजी साहब का उन्होंने टाइटल ले लिया, गायब हो गए, किसी को याद नहीं था।
एक दिन स्कैंडल सामने आ गया। स्कैंडल क्या था कि जब चाइना के साथ पाकिस्तान के NHA जो है, शाहिद तारड़ साहब थे, बड़े अगेन वो भी सुने बड़े नेक आदमी है सर, 5 वक्त की नमाजें वो भी पढ़ते हैं जी जी। उन्होंने जाके एक MOU साइन किया ये चाइनीज कंपनीज के साथ कि चाइनीज कंपनी और $2.5 अरब का बन रहा था, ये मेरा ख्याल मुल्तान सक्खर या कराची मोटरवे बन रहा था। उस पे जब चाइनीज कंपनी के साथ MOU साइन किया $2.5 बिलियन का, तो डॉक्यूमेंट जो सामने निकले जिसपे शाहिद तारड़ साहब के साइन है, साथ में दस्तखत जो थे वो आगे से सैफुर रहमान साहब के थे। अच्छा, शहबाज जी। साहब की स्टेटमेंट एक तरफ और जो छोड़- साइन आपने किया वो सैफुर रहमान साहब। आप ये खानदान बट गया ना। शहबाज शरीफ साहब समझते थे कि सैफुर रहमान हमारे फाल की जिम्मेदारी है, नवाज शरीफ साहब समझते थे नहीं सैफुर रहमान बड़ा ज़हीन आदमी है, ये मनी मेकिंग में ये मशीन है, इनके पास आइडियाज होते हैं, इनके पास तरीके होते हैं, ये हमें पैसा कमा के देते हैं, ये एसेट्स होते हैं, इनको वक्ती तौर पर डंप हो भी जाएं, इनको दोबारा निकाल के सामने आके इनके जरिए माल बनाओ। अब सवाल ये पूछने वाला है, जो नैब जदा था, जो नैब की यहाँ पे उसमें रहा है, कैद में रहा है, जो यहाँ पे भुगती है सारी स्कैंडल थे, उसके साथ NHA के चेयरमैन शाहिद तारड़ जो है, उन्होंने MOU साइन कर लिया। भाई हमें तो कहा गया था चाइनीज कंपनी के साथ आप मुआहदा कर रहे हैं, तो ये फ्रंट मैन की कहानी होती। चाइनीज कंपनी ने आगे उन्होंने सैफुर रहमान को आगे कर दिया, ये सब लेट हो रहा था, ठेके सब लेट हो रहे थे। वो खैर खबर आई, स्कैंडल सामने आया, वो कहानी वहां पे थोड़ी सी दब गई, वहां पे रह गई। इससे पहले एक और काम किया, और करने वाले कौन थे हमारे यहाँ पे, जो ये उसके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके फवाद हसन फवाद नहीं सर, फवाद तो बेचारा एक बच्चा जमूरा टाइप है, सरकारी अफसर की क्या औकात होती है। डिलीवरर मेन डिलीवर ये इस तो सारे सारे के अपने पीछे फवाद वही साहब कर रहे हैं। हैं। अपना पाउंड ऑफ फ्लैश ये सारे वो भी ब्यूरो कतर जाते रहे, हर मीटिंग में बैठते रहे हैं। सर जकूटा जिन जो होता है अपना पाउंड ऑफ फ्लैश देखता है, अपना माल देखता है। वो एक और चीज है कि वो ये खुद जो ब्यूरोक्रेट जो है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, 100 रुपए में से 90 रुपए खुद खाता है। वो 10 रुपए इन सियासतदानों के मुंह पे लगा देता है कि वो आटा नहीं होता था, एक बंदर और किसी और जानवर की दोस्ती थी, तो वो सारा जो आटा था वो बंदर खा जाता था, सुबह उठ के जानवर मुंह पे आटा लगा देता था, मालिक को उसको फेंक लगाता था। तफ्तीश इसकी करनी हो तो वो फवाद हसन फवाद से शुरू सर होना चाहिए। ओहो, वो तो फिर बहुत सारे, जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की जो वीडियो सामने आई थी, उसमें जरदारी के कितने फ्रंटमैन को नाम बताए। तो नवाज शरीफ साहब का जब भी कल को आपने कोई उनकी चीजें निकालनी है, तो फवाद साहब उसके वादा माफ गवाह बनेंगे, उनकी चीजें भी देंगे। वहां से आपको याद है कि इन्होंने अब बैठ के तरीका वारदात क्या निकाला, जब कतर के साथ ये डील्स हो रही थी, ये बड़े सियाने, कई सालों से काम हो रहा था। एक शहजाद लड़का है, उसके वालिद साहब भी इनके कंसल्टेंट थे, इनके बैंक के कंसल्टेंट थे मियां नवाज शरीफ साहब के। अब शहजाद को लंदन से लाया गया, वो ब्रिटिश नेशनल है, उसको वहां से लाया तारिक फातमी साहब ने अपने नोट पे, डॉक्यूमेंट मौजूद पड़ा है, तारिक फातमी साहब ने अपने हाथ से नोट लिखा वजीर आजम साहब से, और कोई फॉरेन ऑफिस की समरी नहीं है। वो नफीस जकरिया साहब हमें डिनाई करना चाहते हैं, वर्जन देना चाहते हैं, जरूर दें, कोई समरी नहीं है। हाथ से जाके वजीर आजम से उन्होंने उस शहजाद की जो बैंकर है उसकी कतर में उसको उन्होंने वहां पे आके सफीर लगाया। हम बड़े हैरान होते थे कि यार एक बैंकर का, एक ब्रिटिश नेशनल का एक कतर में कैसे सफीर लग गया है ना, जिसके पास पाकिस्तानी मतलब उसकी ब्रिटिश नेशनलिटी है। अब आपको 2 + 2 4 मिलना चाहिए कि कतर के साथ इन्होंने जाके LNG की डील की है। तो इस स्टोरी में मनी लॉन्ड्रिंग भी आ गई, बैंकर भी आ गए, किकबैक्स भी आ गई, वो सारे किरदार बनती जा रही है। ये पूरा प्लाट है, ये जेम्स बॉन्ड टाइप है, ये पूरा प्लाट है। अब वो शहजाद साहब जो है, उनके वाले साहब भी इनके खानदान के कंसल्टेंट थे सर। अब बेटा माशाल्लाह जवान हो गया, उसको इन्होंने वहां पे लगाया है। और कतर का मुझे एक और सवाल पैदा होता है, मान लेते हैं सारी चीजें ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर थे, आपके सारे तल्लुकात थे, आपने जाके फिर अपनी बिजनेस फैमिली से LNG की डील कैसे की आपने? इट मींस कि आपने खुद को बिजनेस दिया है। अगर ये लोग आपके बिजनेस पार्टनर थे, जो आज मान रहे हैं कि हम थे, फिर LNG की डील आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ की है, फिर इसका मतलब आपने खुद को ठेका दे दिया है, अपना ठेका खुद को दे दिया $8 का। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का कि जनाब ये हो रहा है, हमारा ताल्लुकात जरूर कतर की रॉयल फैमिली से हैं, इनके जो अहमद साहब के बेटे हैं वो उसके सैफुर रहमान के बताया जा रहा है कि पार्टनर हैं। कफील अगला सुने, मुझे किसी ने बताया है आज, उन्होंने कहा जनाब कि वहां पे ये जिनके जिक्र आ रहे हैं कतर फैमिली के, इनके जो कफील हैं यही लोग हैं। सैफुर रहमान साहब उनके डिपेंडेंट हैं, ये उन्हीं के बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं। जितनी भी सारी डील्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है। आप इस मुल्क की हमारी बदकिस्मती देखें कि वहां पे जब पीपल्स पार्टी का दौर है, इन्होंने वाजिद उसको शमसुल हसन को, जो ब्रिटिश नेशनल था, उसको इन्होंने लंदन में सफीर लगाया। इन्होंने यहां पे अगेन ब्रिटेन का शहरी शहजाद उसको कतर में लगाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ अब कितनी बड़ी ज्यादतियां करते हैं कि हाँ, आप हमारे नेशनल जो हैं वो नहीं लग सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डबल नेशनलिटीज हैं। सो सैफुर रहमान साहब को दाद दें सर, ही हैज डिलीवर्ड। लेकिन मुझे उसकी शहबाज शरीफ की बात याद आ रही है। पिछली दफा भी इनकी फाल की वजह जो है
वो बकौल शहबाज शरीफ के सैफरमान बना था। अब की दफ़ा भी जो डिटेल्स आ रही हैं कतर से, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने निकाली हैं, और एक आज वो एक मजलूम एक मुसीबत ज़दा खानदान की ये मदद को पहुंचे हैं। एक और वो इम्तिहान तब होगा, आपने वक्फा लेना है कि अगर सैफुर रहमान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाके खड़ा कर दे कि ये बातें करें। जो पिछली दफा वो सिगरेट लगा लगा के टॉर्चर लोगों को करते थे ना, बाद में फिर वो जो उन्हीं लोगों से माफिया रो रो के मांगते थे, तो टेस्ट होगा जब ये बातें सैफुर रहमान साहब अदालत में आके करें। बिल्कुल, अदालत की आपने खूब कही आमिर साहब, लेकिन ये देखा जा रहा है जिस तरह से आपने बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की है, क्लासेस साहब ने बहुत सी आम बातें बताई, ये तो सब ताने बाने आपस में मिलते चले जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, और आज की जो हियरिंग हुई है वो इस केस का रुख किस जारी मोड़ सकती है। ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे तो बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब तक जो लोग समझ रहे थे कि सऊदी अरब की नवाज़शात सिर्फ शरीफ फैमिली तक थी, वो जरा अपने कान खड़े रखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये नवाज़शात परवेज मुशर्रफ से आगे बढ़ के दर्जनों सियासतदानों तक पहुंची है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपको नहीं लगता कि इस खत के बाद ये केस उलझ गया है बजाय सुलझने के? मजीद मुश्किलात पहले ये नून लीग के अपने ही वो जो है ना लोग मुख्तलिफ तोता मैना कभी कहते थे, कभी वो इस तरह की काफी सारी ना नाम उन्होंने रखे थे। ये तो अभी मुझे ना तुलसम गोशरुबा टाइप लगता जा रहा है। अच्छा। वो आप आजाद दास्तान कह रहे थे, ये इसका कोई नए नाम वही है। हमने अभी काफी सारा मटीरियल जो है ये शेख जासिम साहब के मुतालिक रोक लिया है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, मगर इंडिपेंडेंट, टेलीग्राफ, लंदन, उन सारे अखबारों में इसके भी और चीजें खुलेंगी। अखबारी तराशे हैं, बहरहाल उनमें जो लंदन जैसे मुल्क में अखबारी तराशे में एक लाइन गलत आ जाए। सर, वाटर गेट स्कैंडल अखबार से शुरू हुआ था और निक्सन को वहां रिजाइन करना पड़ गया था। उन्होंने इनके ऊपर शेख खालिद मोहम्मद के साथ जो है ना, जो खालिद शेख था अलकायदा का, उसके साथ ताने बाने के मुतालिक भी लिखा हुआ है, और कई चीजें हैं जो याद रहे कि इनके जितने स्टेक्स लंदन में कारोबार इनका है। एक लाइन इनके खिलाफ लफ्जा थी तो वो अखबार जिसको आजकल वो तराशे कह के रद्द किया जा रहा है, तो वो सारी जायदाद वहां पे जो है ना चली जाती है एक डेफेमेशन सूट में। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इसके पीछे जो जिन लोगों की इमेजिनेशन जिन्होंने लगाई है और ये इसको लेके आए हुए हैं, वो इसका एक ओवरऑल देखे ना कि एक कागज ले आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है, वो मजका खेज लगता है कि जनाब इनके कुछ 20 साल से बेनामी मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए थे, और अब मुझे पता चला है कि वो 2006 में इनको आए तो मैंने इनको वापस कर दिए कि ये बेनामी है। मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत में इस तरह की तोता मैना की कहानी प्रूव की जा सकेगी। तीसरा ये और सवाल मैंने कहा ना, इससे जवाब कब मिले हैं, सवाल नहीं उठ गए हैं कि दादा ने एक पोते को, उस दादा के जो मियां मोहम्मद शरीफ साहब थे उनके 3 बेटे थे और एक अदद मेरा इनकी हमशीरा भी थी हैं, और बाकी उनके जो हर एक के आगे के बच्चे हैं, उन सब में से दादा ने एक जो बेटा, एक पोता है जो है नवाज हसन नवाज के नाम, हुसैन के नाम, वो सारा कुछ कर दिया कि जरा मेरी सारी जायदाद उनको आ जाए। भाई वाई बाकी कोई नजर नहीं आते कि इनके अपने ये 2 भाई 2 बहनें हैं, तो एक वो किया जाए। तो काफी सारे सवालात हैं जो कि मैं अभी इस पे होता रहेगा बात, मगर मेरा की स्टोरी ज्यादा बिल्कुल। क्लासेस साहब की तरफ क्लासेस इस पे कुछ कहना चाहेंगे या फिर नवाज साहब के ऊपर ही बात कर लें? मैं थोड़ा सा भी बहुत कुछ कहने को है, इसी उनके जो जवाबात हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है। मैं सिंपली जो उन्होंने कहा आज उन्होंने जमा करवाया, उन्होंने कहा जनाब कि अदालत को इसलिए भी इमरान खान का केस नहीं सुनना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक मिलिट्री डिक्टेटर जनाब मुशर्रफ के 2002 के रेफरेंडम में उनको सपोर्ट की थी, इसलिए ना सुने। ये उनका जवाब है। मतलब ये तो फिर तो अदालत भी नहीं लग सकती, क्योंकि आपको याद होगा 12 अक्टूबर को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको लीगलाइज कर चुकी है। चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब जो थे उस वक्त के, वो तो ये मार्शल लॉ को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ठीक है, बल्कि मुशर्रफ को इख्तियार भी दे दिया था कि जो मार धाड़ करने कानून में वो करो। वो तो फिर नहीं हो सकती। और खुद मियां नवाज शरीफ साहब उनको बरखुरदार ये फरमा रहे हैं, जो 10 उनके जो वुज़रा थे जनाब मुशर्रफ के, वो कबीना में बैठे हुए हैं। 100-150 जो उनका एमएनए था मुशर्रफ को वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने कोर्ट को आज कहा है कि इमरान खान का केस ना सुने। क्यों? कि इसने जनाब मुशर्रफ को सपोर्ट की हुई है।
मैं आज जरा थोड़ा सा अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों का जो मिडल ईस्ट के हमारे ममालिक हैं उनसे क्या करीबी हमें बताया जाता है, बड़े हमारे मजहबी, हमारे सकाफती, बड़े कल्चरल, बड़े पुराने और तहजीबी तल्लुकात हैं जो मशरती अलूम में हम पढ़ाया जाता है। सही सही। अब हम आपको बताएंगे आज नई मशरती अलूम लिखते हैं हम कि जनाब के सिर्फ हमारे तहजीबी, कल्चरल, मजहबी उनके साथ तल्लुकात नहीं है, हमारे यहाँ इतना कुछ माल कमा के हमारे सियासतदानों ने कमाया है और सऊदियों ने इनको खिलाया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आज सिर्फ बड़े बड़े लोगों के सुना रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं इनको एक एक को क्या कुछ मिलता है, उसकी डिटेल जो है ना आप सुन के हैरान होंगे कि जो बंदा भी वहां पे गया है कुछ लाखों से कम की घड़ी उनको नहीं मिली। मसलन जनाब परवेज मुशर्रफ से शुरू करते हैं सर। जनाब मुशर्रफ साहब जो हैं जब वहां पे गए इनको एक वहां कीमती ज्वेलरी सेट मिला, आमिर साहब कीमती ज्वेलरी सेट, ज्वेलरी बॉक्स मिला। उनकी कीमतें मैं आपको बताऊं तो शायद आप सुनते जाएं, सर धुनते जाएं। 26 लाख रुपए का ये जनाब मुशर्रफ साहब ने लिया सर इनको ज्वेलरी बॉक्स। नहीं आ रहा क्लास साहब, सुनते हैं 26 लाख का तो उसकी बालियत थी जो इन्होंने खुद असेस की। लिया कितने का जी? अच्छा, इनको पड़ा सिर्फ 3 लाख रुपए समथिंग का पड़ा। मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब गए थे सर, इन्होंने कीमती ज्वेलरी सेट लिया सर। अब्दुल सितार साबिक वजीर खारजा वो थे जनाब, कीमती घड़ियां, अंगूठियां, ब्रीफ केस, कफलिंग्स। इसके बाद जनाब शौकत अजीज साहब, इन्होंने बड़ा माल बनाया। शौकत अजीज ने तो अंडरवेयर और बुनियाने तक भी नहीं छोड़ी, मैं से आपको ये बताता जाऊं। अच्छा, इसके बाद खुर्शीद कसूरी साहब गए सर, इनको डेकोरेशन पीस, बेचारे गरीब आदमी को देखो डेकोरेशन पीस। अच्छा, शेख रशीद साहब भी गए थे। खुर्शीद कसूरी साहब का भी मैं इंटरेस्टेड हूं, बड़े नवाब आदमी है वो, तो उनको ये क्या 22,000 रुपए की चीज थी वो भी घर ले जाए। और मुफ्त की शराब काजी ने भी नहीं छोड़ी थी। आमिर साहब इतने ना जज्बात, बड़ा दिल टूटा है क्योंकि बड़े आगे सुनते हैं, बड़े दिल टूटेंगे अभी आपके। शेख रशीद साहब को जनाब जेंट्स वॉच मिली थी, इन्होंने रख ली थी। शेख रशीद साहब को लेडीज वॉच भी मिली थी। शेख साहब को लेडीज वॉच जो है किसके लिए मिली? शेख रशीद साहब को लेडीज वॉच दी थी सऊदीज ने सर। लेडी की पता नहीं, ये अब शेख साहब बता सकते हैं। शौकत अजीज साहब अगेन 2 कीमती कलम, कफ लिंक्स, ब्रेसलेट, जनाना अंगूठी शौकत अजीज को दी थी उन्होंने सऊदीज ने। कानों के बुंदे शौकत जी जी, ये मजाक, ये पता नहीं क्या करते थे। अब ये पता मजाक किया उन्होंने, इनके साथ क्या किया है। ब्रीफ केस, अच्छा ब्रीफ केस बड़े दिए उन्होंने पाकिस्तानियों को, पता खाली थे या भरे हुए, आई डोंट नो। इसके बाद जनाब परवेज मुशर्रफ साहब अगेन 2004 में चल पड़े सऊदी अरेबिया। जनाब फिर इन्हें ज्वेलरी बॉक्स मिला, अपना दिल थाम के रखे, मैं कीमत बता रहा हूँ जो पाकिस्तान ने असेस की 48 लाख रुपए। ये असेसमेंट इनकी है, बड़े आराम से आप आधी कर ले, 48 है ना तो इसको 98 कर ले। इसमें नेकलेसेस भी थे, इसमें ज्वेलरी बॉक्स भी थे, ब्रेसलेट भी थे। ज्वेलरी बॉक्स पूरा होता है 48 लाख रुपए का जनरल मुशर्रफ को सऊदीज ने गिफ्ट दिया। हबीबुल्लाह वड़ाई साहब थे, 2 कीमती घड़ियां उनको मिली सर 85 लाख समथिंग। उसके बाद अशफाक गोंदल साहब थे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर के प्रेस सेक्रेटरी हैं, 2 घड़ियां इनको मिली। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब, इनको MP गन दी सऊदीज ने, कमाल है, MP गन 5 लाख 1.5 लाख रुपए की। रईस मुनीर साहब थे, मिनिस्टर थे सर, उन्होंने घड़े ली। शौकत अजीज साहब को सऊदीज ने तलवार दे दी, कमाल है, भी पता नहीं क्यों तलवार पेश कर दी। फिर घोड़ों की जोड़ी सर, सोने की होगी तलवार, जवाहरात लगे होते हैं ऐसे। अरे मुझे पढ़ने दे, टाइम थोड़ा है, मैं नाम लेता जाऊं। आफ्ताब शेर पाव को 2 घड़ियां मिली जनाब, ये बड़ा माल लेके हैं सऊदी से और ये घर ले गए थे। शौकत अजीज को घोड़ों की जोड़ी मिली, घोड़े। अच्छा, शेख रशीद अहमद साहब को फिर 2 घड़ियां मिली सर, कीमती घड़ियां। अवैस खान लगारी साहब वजीर थे, ये भी मुशर्रफ साहब के, इनको 2 कीमती घड़ियां मिली सर। शौकत अजीज साहब को एक डेकोरेशन पीस, फिर क्रिस्टल शील्ड। हाँ, और सुने, शौकत अजीज साहब ने छक्का मारा, उन्होंने जनाब कोई 37 लाख रुपए का कीमती ज्वेलरी सेट शौकत अजीज को सऊदीज ने दिया। जरा देखते कितने ज्वेलरी सेट मिले। अब तक मैं 4 का जिक्र कर चुका हूँ, 40-50 लाख से कोई काम नहीं है, ये इनके असेसमेंट है। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दें, आखिरी मिनट में हम कल फिर कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? जहाँ तो स्टील मिले, जहाँ टाइम खत्म मिल जाती है, फ्लैट मिल जाते हैं, तो ये उसके बाद तो फिर ये बड़ा छोटा छोटा लगता है। आज हम नई बशर्ती अलूम लिख रहे हैं कि महज हमारे तहजीबी, मजहबी, कल्चरल रिश्ते नहीं है, हमारे ये रिश्ते भी हैं। ज्वेलरी सेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, ब्रेसलेट है। बेनजीर भुट्टो का एक नेकलेस का केस था स्विस अथॉरिटी में। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने और जनरल मुशर्रफ साहब ने लाखों करोड़ों खर्च किए उनको सजा दिलवाने के लिए, और खुद सऊदी से मुफ्त में ब्रेसलेट, नेकलेसेस, उसमें लाखों रुपए के लेते रहे। आगे सुने, रुखसाना अजीज साहबा, मिसेस ये शौकत अजीज साहबा, इनको कीमती हीरों का हार ये सऊदीज ने दिया। उसके बाद नेकलेस दिए सऊदीज ने इनको, मिसेस शौकत अजीज को, बुंदे, अंगूठियां, और इनकी कीमत थी 19 लाख रुपए, इन्होंने खुद लगवाई।
मिसेज इनको मिले थे। अच्छा ऐसे शौकत अजीज को। हाँ, नवाज शरीफ साहब का तोहफा, अब आप प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, आपने कल तक ले जाएं। जल्दी से बता दें नवाज शरीफ का तोहफा। नहीं, अगर नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ लिखे, जरदारी साहब ने, अभी तो लंबी लिस्ट है, मेरा ख्याल है। फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट प्रोग्राम मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जो कि जो लड़ाई चल रही होती है सऊदी अरेबिया यूएई से रिलेटेड, जो खबरें होती हैं कि मैं लिखूं कि आप लिखूं, कल जी बदले जो घड़ियां आती हैं। नवाज शरीफ साहब, मालूमात है हम मैं लास्ट इतना बताऊं, नवाज शरीफ साहब को 42 लाख रुपए का सऊदीज ने कौन सा तोहफा दिया जब ये वापस आए, वो आपको कल बताएंगे। मतलब रहने देते हैं थोड़े, तिश्न की रहने, तो बड़ी लंबी डिटेल है, देते हैं, कल इंशाल्लाह आएंगे तो फिर जनरल मुशर्रफ भी हम शेयर जनरल करेंगे। मुशर्रफ ये फ्लैट्स ही नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े और मुशर्रफ साहब का भी फ्लैट नहीं है, छोटी छोटी दुआने वाली चीजें भी हैं। नवाज़शात तो दर्जनों सियासतदानों पर होती रही हैं और इस तोशाखाना की पेंडोरा बॉक्स से निकलने वाले दर्जनों सियासतदानों ने कीमती तोहफे अपने दोनों हाथों से समेटे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखें।